जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। और वैसे हमने छत्तीसगढ़ का भूगोल के बारे में बस किया था क्लास। उसके बाद हमने क्लासेस रोक दी गई थी क्योंकि अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है। वीडियो में भी क्वेश्चन पूछेगा, बाकी जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आना ही है। तो हम सबसे पहले पढ़े हैं, सबसे पहले पकड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। और उसमें भी आधुनिक इतिहास पहले पढ़ने वाले हैं। इसका कारण यह है कि जब भी हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं या फिर बहुत पुराना इतिहास पढ़ते हैं तो एक बोर लगने लगता है ना। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आधुनिक इतिहास से शुरू कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का आधुनिक आधुनिक जो इतिहास है वो मराठा काल से शुरुआत होता है। ये मराठा काल से शुरुआत से अंग्रेज जमाने से और भारत स्वतंत्र होने तक का इसमें हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा काल। इससे पहले जस्ट पहले आया था कलचुरी काल। वो हमने नहीं पढ़ा है। वैसे यदि आप पुराने कोई होंगे अभ्यर्थी तो आपको जरूर पता होगा कि कलचुरी काल क्या था, है ना। क्या था कलचुरी काल और उस समय किस प्रकार के राजवंशों ने अपना शासन किया था, वो हम इसके बाद देखेंगे, है ना। जैसे ही आधुनिक काल खत्म होगा तो उसके बाद हम बढ़ेंगे मध्यकाल। और मध्यकाल खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। जस्ट उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जाने का कारण यही है कि थोड़ा सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। दूसरा रीजन ये है कि अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक काल से पूछे जाते हैं। ठीक है। जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से अगर रेशियो देखा जाए तो अधिक क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो कारण है हमारा सबसे पहले आधुनिक इतिहास पढ़ने का। ठीक है। तो ये था आज का क्लास का ओवरव्यू। हम आज पढ़ने वाले हैं कि मराठा काल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मराठा काल आया, क्या क्या हुआ, ये सब हम एक वीडियो में आज जानेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार शासन व्यवस्था किया, कौन कौन राजा हुआ और कैसे हुआ। और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पर हम एमसीक्यूज भी करेंगे इसको खत्म करने के। ठीक है। तो यदि आप में से कोई व्यापम का तैयारी कर रहा है जिसमें ईडीओ है, लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती है, अभी जो बहुत सारे पद आ रहे हैं, एएसआई की भर्ती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आना फिक्स है। भले ही वो 5 नंबर का है, 10 नंबर का है या 30 नंबर का है, लेकिन छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर की क्लासेस फ्री में मिलेंगी। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पेड करने की आवश्यकता नहीं होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे ये होगा ये हो कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास में ओवरव्यू ये देख लीजिएगा। आज हम ये देखेंगे कि कैसे मराठा छत्तीसगढ़ में एंटर हुए, कैसे उन्होंने कलचुरी शासन को हराया और क्यों हराया, क्या कारण था हराने का, है ना। क्या उनका मकसद ये था कि छत्तीसगढ़ को लूटना या छत्तीसगढ़ में आधिपत्य जमाना, क्या कारण था, कैसे हुआ, ये हम सब विस्तार से जानेंगे पूरे इस वीडियो में आज। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नए हैं तो पहले पूरा चैनल देख लीजिए, सॉरी पूरा वीडियो देख लीजिए। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मराठा काल की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कैसे हुई। इसका पहले का मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। इससे पहले कलचुरी काल आता है। कलचुरी काल अपने आप में बहुत बड़ा काल है। लगभग 1500 साल तक कलचुरी काल हमको पढ़ना है। इसके पहले हम वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। आपके मध्यकाल से कलचुरी काल से क्वेश्चन उठता है और आधुनिक काल से मराठा काल से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन उठना। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर मराठा का क्या वास्तविक में उद्देश्य था, छत्तीसगढ़ में आक्रमण करना या यहाँ पे निवास करना या फिर यहाँ पे राज्य करना। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि मराठे जो है बंगाल पर आक्रमण करने जा रही थी। हाँ, मराठे की जो सेना है वो बंगाल पर आक्रमण करने जा रही थी। फिर क्यों छत्तीसगढ़ में आक्रमण हुआ, है ना। फिर क्यों छत्तीसगढ़ में आक्रमण हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था इसका। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने का क्या कारण था, क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी, चाल थी, क्या थी, समझेंगे इस पूरे वीडियो में। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछ दिया जाता है कुट भाषाओं में। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मराठा कैसे छत्तीसगढ़ में आए, क्यों आए और क्या किया। ठीक है। मराठा काल के पहले छत्तीसगढ़ में किसका शासन था, तो इससे पहले इसका उत्तर ये है कि कलचुरियों का शासन था। ठीक है। मराठा से पहले कलचुरियों का शासन था। ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्यों मराठा काल सीधे छत्तीसगढ़ में आया। ठीक है। तो ये देखिए, मराठे वास्तव में बंगाल पर आक्रमण करने जा रही थी।
ठीक है। रघु जी प्रथम के सेनापति, रघु जी कौन है, तो रघु जी प्रथम है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रघु जी प्रथम। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रघु जी फर्स्ट। ठीक है। रघु जी फर्स्ट जो है नागपुर के शासक थे। ठीक है। रघु जी प्रथम जो है नागपुर के शासक थे। और जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो मराठों का कार्य लगभग लूटपाट में ही बिता है ना। उनको जब भी धन की आवश्यकता होता है तो वो लूटपाट करते थे। ठीक है। उनके आय का एकदम कोई फिक्स सोर्स नहीं था। जितने भी मराठा काल में हम राजा देखेंगे, वो लगभग आक्रमण करके दूसरों को लूट कर ही अपना धन इकट्ठा करते थे। उन्हीं में से एक था रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम को जब सनद किया गया है ना, जब रघुजी प्रथम जो है उनको भोसला शासन के अंतर्गत कुछ शासन मिले, कुछ क्षेत्र मिले, उसमें से बंगाल भी एक शामिल था। ठीक है। उन्हीं के आसपास, मतलब उन्हीं के राजाओं द्वारा रघुजी प्रथम को बंगाल और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र मिल गया था। उसी पर आक्रमण करने या वहां से धन संपदा लाने के लिए मराठे बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या रघु जी स्वयं गए थे। क्वेश्चन ऐसे साफ उठ सकता है कि बंगाल पर आक्रमण के समय क्या रघु जी स्वयं गए थे या किसी के साथ गए थे। तो रघु जी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत। ठीक है। रघु जी के सेनापति कौन थे, भास्कर पंत। भास्कर पंत किसके साथ आया, तो ये नीलू पंडित के साथ। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है नीलू पंडित। ठीक है। नीलू पंडित के साथ भास्कर पंत ने बंगाल पर विजय की अभियान शुरू कर दिया। ठीक है। इसमें हुआ ये कि छत्तीसगढ़ रास्ते में पड़ा और छत्तीसगढ़ में भी उनका आधिपत्य हो गया। अब छत्तीसगढ़, सॉरी, बंगाल को आक्रमण करने के लिए नागपुर से निकला और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया या फिर आक्रमण किया। इस बीच की कहानी को हम देखते हैं कि वास्तविक में ऐसा क्यों हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में आक्रमण या फिर छत्तीसगढ़ का मराठा शासन बनने की वजह क्या क्या थी। तो सबसे पहला वजह हम पढ़ेंगे मराठों की महत्वाकांक्षा। ठीक है। इसका एक रीजन है मराठों की महत्वाकांक्षा। मराठों की महत्वाकांक्षा, रघुजी प्रथम जो है ना, मराठे शासन को विस्तार करना चाहते थे। ठीक है। रघुजी प्रथम है, जहां हमने ये पढ़ा है ना, इस रघुजी का नाम हो सकता है मेरे पास, हो सकता है आपकी स्क्रीन में वो दिख नहीं रहा होगा मेरे पेन का साइज, क्योंकि मैं लेटर बंद रखा हूँ। यदि लेटर ऑन करूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए जहाँ आवश्यकता होगा मैं वहाँ पे आपको दिखाते जाऊँ। तो क्या हुआ, नागपुर के राजा थे रघुजी प्रथम, और वो अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे। रघु जी को बंगाल तक का क्षेत्र सनद किया गया था, मतलब उसको दे दिया गया था उन्हीं के राजाओं द्वारा। वह विस्तार हेतु आक्रमण करने गया। ठीक है। वह विस्तार हेतु आक्रमण करने गया। देखिए, महत्वाकांक्षा मतलब ये है कि रघु जी प्रथम जो है अपना राज्य विस्तार करना चाहते, राज्य विस्तार करना चाहते थे। ठीक है। रघु जी प्रथम जो है अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे और वो जाना चाहते थे बंगाल, बंगाल को लूटने के लिए या बंगाल पर हमला करने के लिए। कहाँ जाना चाहते थे, बंगाल। बंगाल, कभी कभी आपको एग्जाम में उड़ीसा भी मिल जाएगा ना, क्योंकि पहले सब कुछ बंगाल था, बाद में उड़ीसा बना है। इसलिए किसी किसी बुक में आपको उड़ीसा भी मिलेगा। तो जिस समय बंगाल उड़ीसा, जिस समय उड़ीसा जो है बंगाल का ही क्षेत्र था। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑप्शन में रहता है कि मराठा शासक उड़ीसा पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो तत्कालीन तो बंगाल था लेकिन बाद में वो उड़ीसा अलग हो गया। इसलिए बंगाल और उड़ीसा दोनों ऑप्शन में आता है। यदि बंगाल और उड़ीसा दोनों एक साथ आए तो आपको बंगाल चूज करना है। और यदि बंगाल के स्थान पर उड़ीसा भी ऑप्शन में रहे, है ना, बंगाल ऑप्शन में न रहे, केवल उड़ीसा ऑप्शन में रहे, तो आपको उड़ीसा भी टिक करके आना है। क्योंकि जिस समय भास्कर पंत ने बंगाल पर आक्रमण किया तो वो उड़ीसा वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने जा रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। तो इसका पहले कारण क्या था, मराठों की महत्वाकांक्षा, क्योंकि वो राज्य विस्तार करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने आक्रमण की शुरुआत की। अब अगला कारण क्या है, देखिए, तो मराठों की महत्वाकांक्षा ये हमने देख लिया। अगला है छत्तीसगढ़ का उड़ीसा बंगाल के रास्ते पर, छत्तीसगढ़ का उड़ीसा और बंगाल का मतलब महाराष्ट्र से निकलकर, जैसे अगर यदि हम यहाँ मैप देखें,
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का उड़ीसा बंगाल के रास्ते पर होना, जब भी मराठाओं की सेना निकलती है, जैसे मैं छोटा मोटा एक वो बना लेता हूँ ओवरव्यू। ये जैसे हमारा नक्शा हो गया है ना, यहाँ पर महाराष्ट्र था। ये पूरा पहले महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, ये पहले महाराष्ट्र कहलाता था। यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, और ये था बंगाल। तो यहाँ से जो निकला उनका काफिला, काफिला कहने का मतलब उनकी सेनाएं बंगाल पर आक्रमण करने जा रही थी, तो छत्तीसगढ़ रास्ते में आ गया, और छत्तीसगढ़ जबरदस्ती हमारे लपेटे में आ गया। यदि मे भी ऐसा हो सकता था, यदि छत्तीसगढ़ रास्ते में नहीं आता, तब भास्कर पंत जो महोदय हैं वो शायद छत्तीसगढ़ नहीं आते, और मराठों के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ नहीं आता। तो मराठा शासन लागू होने का एक मात्र रीजन, एक और रीजन मात्र न बोले के, एक और रीजन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है बंगाल और उड़ीसा के रास्ते में होने के कारण, है ना, होने के कारण वो मराठा के शासन में आ गए। अब क्या कारण था कि या फिर क्यों उड़ीसा और बंगाल पे कारण पर होने पर ही आया, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मराठा काल है ना, मराठे हैं वो विस्तारवादी थे, प्लस लूटपाट करते थे ना, लूटपाट करते थे। जहां भी उनको, ठीक है, जहां उनको धन की आवश्यकता होती है ना, पैसे की आवश्यकता होती, तो वो निकट राज्य या फिर जिस राज्य से गुजर रहे हैं वहां से पैसा मांगना शुरुआत करते। तो वो छत्तीसगढ़ से लोग गुजर रहे थे, और उनको पैसे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो जिस समय उस तत्कालीन हमारे राजा थे कौन, रघुनाथ सिंह, जो कलचुरी शासक थे, उनको पैसे की डिमांड कर दी। ठीक है। तो ये था रास्ते, और क्यों वो रास्ते पे था हमारा राज्य या फिर छत्तीसगढ़ राज्य, इसलिए उनको पैसे का डिमांड किया गया। तीसरा कारण क्या है कि रघु जी जो प्रथम है उनकी ऋणग्रस्तता। रघु जी प्रथम जो नागपुर के शासक थे वो कर्ज में डूबे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको राज्य विस्तार करना था। राज्य विस्तार करने के लिए क्या रखना होता है, तो सेना रखना होता है। सेना रखेंगे तो उसका खर्च आएगा। खर्च आएगा तो आपको पता है कि मराठों का तो कोई खास रिवेन्यू का सोर्स था नहीं, वो केवल लूटपाट पर ही डिपेंड थे। लूटपाट पर ही डिपेंड होने के कारण वो जहां भी रास्ते पर जो राजा मिलता उनसे या तो लूटपाट करते, आक्रमण करते, या धन की मांग करते। पहले तो धन की मांग करते, ठीक है, धन की मांग करते। धन की मांग नहीं होने पर या फिर इनकी बात नहीं मानने पर वहां किया जाता आक्रमण। उस क्षेत्र पर आक्रमण करके वहां से धन को लूटपाट करना उनकी मजबूरी बन गई। क्यों? क्योंकि रघु जी प्रथम जो है वो ऋणग्रस्त हो चुके थे। रघु जी प्रथम जो है वो ऋणग्रस्त हो गए थे। रघु जी भोसला शासन साहब के सुबह सुबह पद पर नियुक्त थे, कहाँ, नागपुर पे। राज्य विस्तार है तो उसको सेना का खर्च करना पड़ता था। ऋण चुकाने के लिए आसपास के राज्यों को वो लूटना शुरू कर दिए, ये भी एक कारण है। अगला है छत्तीसगढ़ का उपजाऊपन, जमीन होना या वन संपदा। छत्तीसगढ़ जो है बहुत उपजाऊ जमीन था, अभी भी है, पहले भी था। तो क्या कि हम मराठाओं को ये पता चल गया कि छत्तीसगढ़ की जो जमीन है तो बहुत उपजाऊ है। हो सकता है वहां जाने पर हमको बहुत पैसा मिल जाए, है ना, बहुत पैसा मिल जाए। यहाँ ढेर सारी वन संपदा है, वन से उनको लकड़ियां है, औषधि है, ये सब उनको मिल जाता, ठीक है, ये सब मिल जाता। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, एक ये भी कारण है। ठीक है। यहाँ की यहाँ पे क्या टैक्स अधिक मिल सकता था। देखिए जहाँ की जमीन उपजाऊ होगी वहाँ अन्न भी अधिक होगा, ठीक है। अन्न क्या, जो उपजाऊ वो भी हो देगा। अन्न उपजाऊ अधिक होने से उनको टैक्स में बढ़ोतरी होगी, टैक्स में बढ़ोतरी होगी। वन संपदा अधिक होने से उनको लकड़ियाँ मिलेंगी, लकड़ियाँ मिलेंगी, इमारती, औषधि, इनसे भी उनको धन प्राप्त होता है। धन धन प्राप्त का एक साधन था, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। ये एक अगला रीजन हो सकता है। चौथा मेनली रीजन ये था कि कमजोर शासक पर, उस समय जब भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, उस समय कलचुरी शासक के राजा कौन थे, तो रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह जो है यहाँ के शासक थे। उनके एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया था, पुत्र का देहांत हो गया था। वो उसी के दुख में डूबा हुआ था, ठीक है, उसी के दुख में डूबा हुआ था। राजपाट से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, राजपाट से उनको कोई मतलब नहीं था। ना वो अपने सेना पर ध्यान दिए और ना ही कुछ और ध्यान दिए, ठीक है। और जब भास्कर पंत ने उनको पैसे की मांग भेजी, ठीक है,
भास्कर पंत ने जब उन्हें पैसे की मांग भेजी तब उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया या फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, चलो रिप्लाई नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन वो एक कमजोर शासक के रूप में उभर आया। कलचुइयों में बहुत सारे ऐसे राजा हैं, जब हम कलचुरी पढ़ाएंगे तब देख बताएंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने अपनों से भी लड़कर और औरों से भी लड़कर कई धन संपदाएं एकत्रित की, कई राजाओं को हराया। लेकिन लास्ट लास्ट में जो रघुनाथ सिंह थे वो अपनी कायरता दिखाई या फिर उन्होंने कभी भी मराठाओं से लड़ने का साहस नहीं जुटाया। ठीक है, तो एक कारण ये भी था, यदि हो सकता था रघुनाथ सिंह के पास अच्छे सैनिक होते, है ना, रघुनाथ सिंह के पास सैन्य शक्ति, ठीक है, सैन्य शक्ति अगर होती तो मे बी कि वहां मराठाओं का इतना आसानी से घुसना आसान नहीं होता, और या नहीं भी घुस पाते ना। यही ना तो ना ही उनको छत्तीसगढ़ में कोई भी धन संपदा मिलता और ना ही छत्तीसगढ़ मराठाओं के क्षेत्र में जाता। तो एक रीजन ये भी है कि मराठाओं का कमजोर शासक होना। अगला है राज परिवार में। कलचुरी काल के कलचुरी काल में दो राजधानी बन गई थी, एक था रतनपुर, ठीक है, एक था रतनपुर, दूसरा था आपका रायपुर। ठीक है, इन दोनों में अलग अलग राजाओं बैठते थे, इनमें आपस में फूट पड़ गया था। फूट होने के कारण एक व्यक्ति था मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह ये जो है रतनपुर के राजा बनना चाहते थे बहुत पहले, है ना। रघुनाथ सिंह के अ, राजा बनने से पहले भी मोहन सिंह जो है रतनपुर के शासक बनना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, कारण क्या था हम पिछले वाले वीडियो में हम जब कचौरी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इसका विस्तृत कारण क्या था। वो राजा बनना चाहते थे लेकिन वो किन्हीं कारणों से राजा नहीं बन पाया। ठीक है, इसीलिए मोहन सिंह द्वारा या फिर अन्य राजाओं द्वारा जब भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया, उस समय उनको बचाने के लिए या फिर उनके फेवर में कोई नहीं आया, क्योंकि उसके राजतंत्र में फूट पड़ गया था। हो सकता है ये लोग अगर एक हो जाते, सारे कलचुरी रतनपुर और रायपुर के कलचुरी अगर एक हो जाते तो हो सकता है उन्होंने मराठों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन राज परिवार में फूट होने के कारण, है ना, फूट होने के कारण मराठे आसानी से जीत गए। 1741 में रतनपुर और रायपुर कलचुरी में मेल नहीं खाती थी। र- जो रायपुर के जो शासक थे मोहन सिंह, है ना, बड़े महत्वाकांक्षी थे, राजा बनना चाहते थे रतनपुर का। मोहन सिंह का संभवतः नागपुर से संपर्क रहा था ना। मोहन सिंह का संभवतः जो है संपर्क जो है नागपुर से था। नागपुर से किसने, मतलब मराठों से था। एक रीजन, एक कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोहन सिंह ने ही भास्कर पंत को आइडिया दिया था कि आप रतनपुर जाके लूटपाट कर सकते हैं या फिर उनका राज हथिया सकते हैं ना। और क्यों कहा होगा, हो सकता है कि मोहन सिंह को जाते जाते भास्कर पंत रतनपुर का राजा बना दे। ये एक इतिहासकारों के बीच एक सोच का विषय था। ठीक है, तो ये था कि राज परिवार में फूट था, उसमें से मेनली नाम आता है मोहन सिंह का। उन्होंने कभी भी रघुनाथ सिंह का साथ नहीं दिया। तीसरा या फिर और नेक्स्ट कारण हो सकता है जमींदारी द्वारा असहयोग। कलचुरी काल में लास्ट लास्ट में जमींदारियों द्वारा सीधा ना, जमींदारियों द्वारा असहयोगी रूप अपनाया गया। गढ़ के जो दीवान थे खुला विद्रोह करते थे राजा का। ठीक है, गढ़ के जो दीवान थे गढ़ के जो दीवान थे खुला विद्रोह करते थे राजा का। ठीक है, खुला विद्रोह कर देते थे इनका, राजाओं का। ठीक है, राजाओं को खुला विद्रोह करते थे कि हम कर नहीं पटाएंगे, आपका सहयोग नहीं देंगे। इस प्रकार की असहयोग होने के कारण भी मराठे आसानी से छत्तीसगढ़ में आ गए। लास्ट कारण है कि मीर हबीब का आमंत्रण। अब मीर हबीब कौन है, तो मीर हबीब जो है बंगाल का है। मीर हबीब जो है बंगाल का एक बंगाल के थे। जी हाँ, वो उनके नवाब से नहीं बनती थी। मीर हबीब कोई एक ऐसा आदमी था या फिर कुछ पद में रहा होगा बंगाल में, उसके तत्कालीन नवाब से ना, बंगाल के नवाब से नहीं जम रहा था। मतलब नहीं जम रहा था इसका मतलब है उसके जो सोच विचार है मेल नहीं खाते थे, है ना। सोच विचार सोच विचार जो है मेल नहीं खाते थे। ठीक है, सोच विचार मेल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने नागपुर के राजा, ठीक है, नागपुर के राजा कौन थे, आरवन, रघुजी प्रथम।
रघु जी प्रथम को आमंत्रण दिया कि आप बंगाल आइए और यहाँ को अच्छे से लूट पाट के जाइए। ठीक है, तो एक रीजन ये भी था। अब हम देखते हैं कि रतनपुर पर आक्रमण की तैयारी, इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद रतनपुर पर आक्रमण की तैयारी हो गई। ठीक है, इतना होने के बाद ये तो हमने कारण बता दिया। अब देखते हैं कि रतनपुर में तैयारी कैसे हुई रतनपुर को आक्रमण करने की। अभी जो हमने पढ़ा था वो कारण था। अब वास्तविक में देखते हैं कि इतना कारण जानने के बाद नागपुर के राजा को जब छत्तीसगढ़ की कलचुरी शासक के लास्ट के बारे में पता चल गया कि वो तो दुख में व्याप्त है, उसके सगे संबंधी कोई ध्यान नहीं देते, उसके दीवान है और जो है वो कभी भी उनके साथ नहीं देंगे, तो ये अच्छा मौका है उन पर आक्रमण करने का। तब क्या हुआ ये देखिए, तो 1741 में, ठीक है, 1741 में रतनपुर पर भास्कर पंत की अगुवाई पर आक्रमण हुआ। 1741 पर भास्कर पंत नामक व्यक्ति, अभी हमने जो पढ़ा है वही है भास्कर, ना, भास्कर पंत के नेतृत्व में, तो हम अगुवाई भी बोलते हैं ना, अगुवाई में हमला हुआ, अगुवाई में हमला हुआ। अब हमला कैसे हुआ देखिए, अब ये कैसे एंट्री किया, तो मैं एक छोटा सा और वो बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का मैप ये थे, है ना, जो भास्कर पंत थे जो बुंदेलखंड से एंटर किए, ये बुंदेलखंड का हिस्सा है ऊपर इधर वाला, है ना, इधर वाला बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो भास्कर पंत जो है यहाँ से एंट्री किए थे, बुंदेलखंड से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बुंदेलखंड से एंट्री किए थे। कैसे, सैन्य सेना के साथ, पूरे सैनिक के साथ रतनपुर सॉरी बंगाल की विजय करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में इस बुंदेलखंड से एंट्री किया। साथ में बुंदेलखंड से एंट्री करने के बाद, है ना, वो पिंडरा ऐसे वापस ऐसे घूम गए। ठीक है, और ये पेंड्रा लोर में, है ना, जो अभी है ना पेंड्रा, पेंड्रा रोड में आ गया और यहाँ एंट्री कर लिया। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि बंगाल तो इधर था ऐसे, तो ये ऐसे इधर ना जाके नीचे क्यों आ गए, क्या कारण था नीचे आने का, है ना। तो आगे पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि बुंदेलखंड से वो बिहार क्यों नहीं गया, है ना। यहाँ से चाहता तो भास्कर पंत बिहार जा सकता था, लेकिन वो भास्कर पंत जो है बिहार नहीं गया, नीचे आ गया पेंड्रा की ओर। वापस क्यों आया, उसके धन की आवश्यकता थी। यहाँ तक आने के बाद, ना, यहाँ तक उसका काफिला आने के बाद उसके पैसे कम हो गए, खर्च हो गए, उनको धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता होने पर उन्होंने जो रतनपुर, यहाँ पे जो रतनपुर है, उसके राजा को एसएमएस भेजा, एसएमएस मतलब मैसेज भेजा कि हमको धन की आवश्यकता है, आप हमें तो कुछ धन प्रोवाइड कराइए। लेकिन यहाँ के जो राजा थे रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुनाथ सिंह जो है अपने पुत्र के शोक में, है ना, पुत्र की मृत्यु के शोक में व्याप्त थे, ना व्याप्त बोलता हूँ, उसमें डूबे हुए थे। तो उन्होंने उसके संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, है ना, ना पैसा भेजा और ना जवाब दिया। इससे क्या हुआ, ये लोग नाराज हो गए। ठीक है, ये लोग नाराज हो गए और इधर कुछ कर दिए इस पर हमला करने के लिए। तब क्या हुआ, पत्र का जवाब नहीं आया तो दुर्ग में दुर्ग को अपना किला बना लिया। हाँ, दुर्ग है ना, दुर्ग को अपना किला बना लिया, दुर्ग जिला को अब अपना किला बना लिया। लेकिन देखिए यहाँ तक दुर्ग तक पहुंच गए थे, अब देखिए ये ध्यान से पढ़िए, वो दुर्ग तक पहुंच गए थे, लेकिन, है ना, कहीं से घूमते घामते ऐसे दुर्ग तक पहुंच गए। लेकिन दुर्ग के आसपास रायपुर है एक, जहाँ एक कलचुरी की और शाखा थी, वहां उन्होंने आक्रमण नहीं किया, वापस रतनपुर जाके आक्रमण किया। इसे साफ साफ होता है कि इससे साफ साबित हो जाता है कि रतनपुर में आक्रमण करने का कारण है कि जब रायपुर में मोहन सिंह थे, उन्होंने उनको डाइवर्ट किया और रतनपुर जाने के लिए उनको विवश किया, या फिर उनको सलाह दी कि आप वहां जाइए और लूटपाट कीजिए। नहीं तो दुर्ग तक आने पर रायपुर उनको पास पड़ता, यहाँ के कलचुरी उनको पास पड़ता। ठीक है, लेकिन उन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया। इससे साबित होता है कि मोहन सिंह उनसे मिले हुए हैं। ठीक है, मोहन सिंह उनसे मिले हुए हैं। अब मिले होने का क्या कारण था, तो वास्तव में मोहन सिंह जो है रतनपुर का राजा बनना चाहता था। संधि की बात चली, है ना। अब देखते हैं, अब ना ये जो रघुनाथ जी यहाँ से देखते हैं, ये भास्कर पंत है, ये भास्कर पंत और जो है ये हमारे रघुनाथ, है ना, इनके मध्य संधि की बात चलने लगी कि यदि आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, है ना, हम मांग रहे हैं, ना जवाब दे रहे हो ना पैसा दे रहे हो, तो आक्रमण करने की तैयारी से पहले यहाँ संधि की बात चल रही थी, है ना। रघुनाथ सिंह जो है उनके शर्तें मानने को तैयार नहीं था।
हाँ, जो भास्कर पंथ की शर्त को रघुनाथ सिंह मानने को तैयार नहीं था और न ही धन देने को। तो और रघुनाथ सिंह के पास सैन्य तैयारी भी नहीं थी, उसको ये नहीं पता था कि वास्तविक में यदि मैं पैसा नहीं दूंगा तो भास्कर पंत मुझ पर आक्रमण कर देगा, उसको जरा भी इस बात का ख्याल नहीं था। अंत में भास्कर पंत द्वारा ना अंत में भास्कर पंत द्वारा रतनपुर में आक्रमण कर दिया गया। रतनपुर ना, रतनपुर में आक्रमण कर दिया गया। अब क्वेश्चन कई बार ये उठता है कि जब रतनपुर में आक्रमण किया भास्कर पंत द्वारा, तो क्या वहां लड़ाई हुई, है ना? लड़ाई हुई, क्या दोनों सैनिक आपस में भिड़े रतनपुर और मराठी के? तो कई बुक में लिखा है कि हल्का फुल्का लड़ाई हुआ है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ है, अधिक जैसे लड़ाई वाला माहौल नहीं बना है, थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा लड़ाई हुआ है। इससे ये साबित, इसमें से एक बात आती है कि एक जमींदार थे, ठीक है, एक क्या थे, जमींदार थे, उनका नाम था राधो सिंह, ठीक है? उनका नाम था राधो सिंह। ये किले की रखवाली करते हुए या किले को बचाते हुए शहीद हो गए मराठों के हाथ, है ना? इससे ये साबित होता है कि थोड़ा सा लड़ाई हुआ था, है ना? उसके बाद राजा ने समर्पण किया, राजा मतलब रघुनाथ जी ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, आप जो चाहते हो वो कर लीजिए, है ना? क्योंकि थोड़ा थोड़ा लड़ाई हो रहा था। अब कैसे पता चला कि राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया? तो इनकी पत्नी थी, इनकी इस रघुनाथ सिंह की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने किले पर चढ़कर, कि आप उसकी पत्नी का नाम भी पूछेगा, पत्नी का नाम था, तो इनकी 3 पत्नियां थी, है ना? रघुनाथ की 3 पत्नियां थी, पदम कुंवर, लक्ष्मण कुंवर, है ना? पदम कुंवर, लक्ष्मण कुंवर इनकी पत्नियां थी। इन्होंने आपसी सलाह करके किले पर सफेद झंडा लड़ा दिया। सफेद झंडा लड़ाने का मतलब होता है कि वो शांति चाहती हैं, कोई रक्तपात या लूटपाट नहीं चाहती है। उसके बाद जो है, जैसी शांति हुआ, तब मराठों ने रतनपुर पर अपना अधिकार कर लिया, खूब सारे धन दौलत लूटे और ये सब। क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा क्या रघुनाथ सिंह की सेना मराठाओं से भिड़ी थी, तो आपको आंसर लगाना है नहीं, नहीं भिड़ा था, ना आक्रमण हुआ था और ना ही कुछ हुआ था, ठीक है? तो इसके अब परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम। अभी तक हमने समझ गए, क्या क्या समझे? 1741 में भास्कर पंत की अगुवाई में पूरा नागपुर से एक सेना निकली, जो बंगाल पर विजय प्राप्त करने जा रही थी, लूटपाट करने के लिए। रास्ते में मिल गया छत्तीसगढ़, है ना? उनको पैसा का कमी था, तो रघुनाथ सिंह को भेजा पत्र, पत्र का जवाब नहीं आया तो सीधा उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने पर थोड़ा सा छीना झपटी हुआ, उसके बाद उनकी पत्नियों के द्वारा सफेद झंडा फहराकर ये संकेत दे दिया गया कि हम लूटपाट नहीं चाहते, आप जो करना चाहते हो कर लो हमारे राज्य के साथ, ठीक है? तो ये था इस ना बताने का रीजन। इसके बाद से क्या हुआ? इसके बाद से मराठा के शासन के अंतर्गत चला गया छत्तीसगढ़, या फिर उस समय जितना कलचुरियों का हिस्सा था वो पूरे मराठा के अंतर्गत चले गए। अब हम देखते हैं इसके क्या परिणाम हुए, ठीक है? आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? तो सबसे पहले तो मराठा विजय हो गए, है ना? विजय हो गए और रतनपुर पर रतनपुर पर रतनपुर पर आधिपत्य जमा लिया, आधिपत्य जमा लिया, ठीक है? पहला हुआ। दूसरा है 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मराठे के अधिकार में चला गया, ठीक है? कलचुरी से उतना जो 1500 साल तक जो इतिहास था कलचुरियों का, वो मिट्टी में मिल गया और जो छत्तीसगढ़ है मराठा के अधिकार में चला गया। अगला है कि कलचुरी शासन की दुर्बलता का ज्ञान होगा। कलचुरी शासन कितनी दुर्बल है, इसके पुराने राजाओं ने, है ना? जो रत्नदेव है, पृथ्वीदेव है, पृथ्वीदेव ने तो सोमेश्वर देव को भी पराजित कर लिया था, गंगदेव है और बहुत सारे हैं। इनको पराजित करने का जो ख्याति प्राप्त था इनके शासन में, वो सब खत्म हो गया और दुर्बलता का ज्ञान हो गया कि अब कलचुरियों में ताकत नहीं रही, ना ही उनके सामंत में, ना ही उनके यार दोस्तों में, ना ही जमींदारियों, ये सब दुर्बलता का ज्ञान हो गया मराठाओं के जीत पर। खजाने पर मराठा का अधिकार होगा। रतनपुर के जितने भी खाना खजाने थे उन सब पर अब मराठों का अधिकार हुआ। वो सभी लूटपाट करने लगे, लूटपाट करने लगे और हर्जाने के रूप में, ना,
खजाने के रूप में पूरे कोषागार पर, रतनपुर राजा के कोषागार को हड़प लिया, सारे पैसे उन्होंने लुट लिए। अब इतने में भी नहीं मन मारा मराठों का, तब क्या किए, नागरिकों को से वसूली की, उनसे छीना झपटी की, है ना, क्योंकि हम आपके नए राजा हैं। ऐसा कहकर रतनपुर के नागरिकों से भी वसूली करना शुरू कर दिया। ये हो गया हमारे मराठा आक्रमण का परिणाम। अगला परिणाम क्या है, तो रघुनाथ सिंह को सामंत का दर्जा। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठा जो जब रतनपुर पर आधिपत्य किए, तो क्या रघुनाथ सिंह को मारा गया या फिर मर गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें नहीं या गलत लगाना है, क्योंकि रघुनाथ सिंह को ना ही उन्होंने मारा था और ना ही उस समय युद्ध में मरे थे, युद्ध तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, उससे जिस समय ये रघुनाथ सिंह राजा थे, क्योंकि अब वो मराठे के अधीन चले गए, कौन सा, पूरे करचूली राज्य मराठा के अधीन चला गया, तब इस रघुनाथ सिंह को राजा का दर्जा हटा के केवल एक सामंत बना दिया गया। सामंत को मतलब समझते हैं, उस नागपुर के राजा का, उसका मुलाजिम ना, नागपुर के राजा का मुलाजिम बना के रख दिया गया और अपना प्रतिनिधि छोड़ के चले गए, है ना। रघुनाथ सिंह को वापस उनका राजपाट तो दे दिया गया, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं दिया गया। ठीक है, एक राजा के रूप में नहीं दिया, बोला कि हम ये आज से हमारा क्षेत्र हो गया, लेकिन फिलहाल आप ही राज करो। कारण ये भी हो सकता था क्योंकि उनका मेन उद्देश्य बंगाल को लूटना था, बंगाल पर विजय करने जाना था, इतना जल्दी नया सेटअप करना भी उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए विवश होकर रघुनाथ सिंह को ही राजा के दर्जा से हटाकर एक सामंत का दर्जा दिया गया, मतलब वो नागपुर के राजा के अधीन करा दिए गए और उनकी है ना, उनकी राजपाट में सहायता के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। किसका, नागपुर के राजा का प्रतिनिधि कल्याणगिरी। ठीक है, नाम पूछेगा तो उसका नाम है कल्याणगिरी। कल्याणगिरी जी को रघुनाथ सिंह के साथ काम करने के लिए छोड़ दिया। वास्तव में ये उसका चमचा था, किसका, नागपुर के राजा का। एक एक खबर ये नागपुर के राजा को देता था कि आज रघुनाथ सिंह ने क्या किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया, क्या किया, ये सबकी जानकारी ये सबकी जानकारी नागपुर के राजा को दिया करता। ठीक है, अगला आता है कि भास्कर पंत की भी मौत हो गई, है ना। इसको क्या बोलते हैं कि रघुनाथ सिंह की हाय लगी, क्योंकि भास्कर पंत ने धोखे से या फिर जबरदस्ती महाराज कलचुरियों का राज्य हड़प पर आक्रमण करके उसकी सजा इनको मिली, है ना। ये मर कैसे गया, तो देखिए रघुनाथ सिंह की क्या किया, भास्कर पंत को भास्कर पंत को रघुनाथ की हाय लगी। कैसे, भास्कर पंत को जो है 1744 में अलीवर्दी खां के साथ, है ना, भास्कर पंत ने अलीवर्दी खां के साथ, अलीवर्दी खां के साथ एक संधि की थी, लेकिन इसके सामंतों ने या फिर इसके जो सेनापति थे, इसके अलीवर्दी के जो सेनापति हैं, धोखे से धोखे से ठीक है, धोखे से कोई ऐसा जगह का नाम पूछा जाता है, मनकुट्टा नामक स्थान पर, मनकुट्टा मनकुट्टा नामक स्थान पर, मनकुट्टा नामक स्थान पर धोखे से भास्कर पंत और इसके 20 साथियों को मार डाला। ठीक है, अलीवर्दी के सेनापतियों ने भास्कर पंत को धोखे से मनकुट्टा नामक स्थान पर मारा और साथ में इसके 20 जो सेनापति थे या उसके जो साथी थे उनको भी मार दिया। अगला क्या कारण हुआ, जैसी भास्कर पंत मरा तो रघुनाथ सिंह के अंदर थोड़ी सी ताकत आई और उसने कल्याणगिरी जो नागपुर के राजा का प्रतिनिधि था उसको बंदी बना लिया और स्वतंत्र रूप से राज करने लगा, है ना। लेकिन ये राज कुछ दिन के लिए ही था। जैसे नागपुर के शासक को वापस पता चला कि रघुनाथ सिंह इस प्रकार का हरकत कर रहा है ना, तुरंत नागपुर के राजा जो है हरकत में आ गए। ठीक है, सूचना मिलते ही रघु जी पर सॉरी रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया गया और इसकी बागडोर रतनपुर की बागडोर, ठीक है, रतनपुर की जो बागडोर है वो मोहन सिंह को दे दिया गया। अंततः जो मोहन सिंह था वो यहाँ का राजा बन ही गया। ठीक है, तो क्या कहा गया, मोहन सिंह को रघु जी प्रथम ने रघुनाथ सिंह के स्थान पर पदस्थ करके चले गए। अब देखते हैं रायपुर में मोहन सिंह को पद देना, वही बात है ना।
जैसे रघुनाथ सिंह ने कल्याणगिरी को बंदी बनाया, नागपुर के राजा को पता चला कि हमने जिसे अब सामंत का दर्जा दिया था वही हमारे खिलाफ मुंह उठा रहा है, तो उसके विद्रोह को दबा दिया गया। और रतनपुर का राजपाट, मतलब उनको भी सामंत के रूप में, राजपाट नहीं सामंत के रूप में मोहन सिंह को नियुक्त कर दिया गया। तो ये था छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठाओं कैसे कैसे एंट्री किए और क्या क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे उनके छत्तीसगढ़ में आने का। और आक्रमण के बाद ना, जब मराठे छत्तीसगढ़ पर अपना आधिपत्य जमा लिए, उसके बाद किस प्रकार उसका हाल हुआ छत्तीसगढ़ का, किस किस व्यक्ति को कौन कौन से पद मिला, या फिर हम आक्रमण का परिणाम बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हो गया कि छत्तीसगढ़ अब मराठों के अधीन चला गया। अब मराठों के कौन से सरदार आए, कौन से राजा आए, कितने दिन तक शासन किया, कैसे शासन किया, इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।